नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और फिजिक्स के इस सिलेबस में लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में हम पहुंच चुके हैं। 5वें चैप्टर का आज तीसरा भाग हम शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग ये 2 भाग के अंदर हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी। धारा क्या होती है, कैसे प्रवाहित होती है, किन के कारण प्रवाहित होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। धारा घनत्व के बारे में पढ़ा, परिभाषाएं, मात्रक, इन सब की चर्चाएं की हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अब आराम से क्लियर कर सकते हो। लगातार क्रम से वीडियो देखोगे तो आपको इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा होगा। और 5वां चैप्टर चल रहा है तो निश्चित ही सिलेबस जो है वो अपनी उचित गति से आगे बढ़ रहा है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जितना जल्दी हो उतने जल्दी आप लोग पीछे के जो चैप्टर हैं वो क्लियर करके जल्दी ही आप बराबर आने की कोशिश करें, ताकि हम एक साथ बराबर रह के इनको तैयार कर सकें। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप पहले पुराने वीडियो देखें, क्योंकि कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आएंगे। इसलिए क्रम से चैप्टर देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपको प्लेलिस्ट में जाकर ये चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल का लिंक जो है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। चैनल जो लिंक है वो अपना ये रहने वाला है youtube.com /c लगाकर फिजिक्स टूल, ये अपना YouTube चैनल है। ये इसका लिंक है जिस पर आपको अपना चैनल डायरेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हो आप लोग ये चैनल। इसके अलावा अगर आप YouTube पर सर्च करना चाहो तो डायरेक्ट फिजिक्स टूल के नाम से आप सर्च कर सकते हो। फिजिक्स टूल AK&AP सर के नाम से, ठीक है। ये आप सर्च करोगे तो आपको ये टोटल वीडियो मिल जाएंगे। कक्षा 10 के भी वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो भरपूर फ़ायदा हो आपको इस चीज़ का, इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज हम अपने इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पाठ का। और हमने उम्मीद की थी कि शायद 2020 का ये जो एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन एग्ज़ामिनर ने इसमें से ज़्यादा इस पॉइंट में से क्वेश्चन नहीं उठाए। तो ये तय है कि 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है बच्चों, मैं नाम लिख देता हूँ इस पॉइंट का। वो नाम है अपवहन वेग, ठीक है। अपवहन वेग या इसको अपवाह, ये भी नाम आ सकता है, अपवहन वेग या अपवाह वेग। और इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अपवन या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये शब्द कुछ ऐसे पॉइंट है, ये इस पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आगे चलकर ये शब्द आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। अपन लोगों ने विद्युत धारा के बारे में चर्चा की और आपने क्या पढ़ा था। आपका ये मानना था कि कोई भी चालक होता है, जैसे मैंने ये चालक ले लिया, ठीक है। और इस चालक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इस चालक में जो करंट या धारा है वो प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों का गति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाएंगे तो करंट जो है वो धारा है वो प्रवाहित होगी, ठीक है। ये इसका एक सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। समझ में आ रही बात मेरी आपको? मैंने ये कह दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को
गति करवाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेल या बैटरी कनेक्ट की थी, ठीक है। जैसे मैंने बैटरी लगा दी, यहाँ पर सिंबल बताया था मैंने आपको, ये V वोल्ट की बैटरी है। ये बैटरी क्या करती है, इस पे वोल्टेज डालती है, और बैटरी के कारण इस पे वोल्टेज डालने का मतलब हो गया बैटरी आवेशों को धक्का देती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है आवेशों का, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से ये इलेक्ट्रॉन उस विद्युत क्षेत्र में गति करते हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा याद रखना धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की ओर होता है, ऋणावेश के अंदर की ओर होता है, ये पढ़ा है हमने। तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नाम दे दिया, ठीक है। बैटरी जोड़ दी और बैटरी के कारण इस चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपको पता है यहाँ से गति करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग इसको बैटरी से ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चालक को किसी प्रकार की बैटरी से कनेक्ट मत करो। अगर आप लोग एक बार इसको बैटरी से कनेक्ट मत करो, सपोज मैंने बैटरी नहीं जोड़ी है, अब ये चालक है वैसे का वैसा पड़ा है, इस ऐसी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति मतलब ये अपनी इच्छा से आगे पीछे गति करते रहते हैं, और जब यादृच्छिक गति होती है तो उस दौरान जो धारा बहती है उसका मान शून्य होता है, ठीक है। यादृच्छिक गति के दौरान इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जिस वेग से गति कर रहे हैं अगली बार उसी वेग से विपरीत दिशा में भी गति करते हैं, तो इसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते रहते हैं। तो यादृच्छिक गति में औसत धारा या जो नेट आवेश प्रवाह कह दो या धारा प्रवाह कह दो वो शून्य माना जाता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में इससे संबंधित कुछ बातें बताई भी थी। अब मैंने यहाँ पर इसको बैटरी जोड़ रखी है। अब बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को यादृच्छिक गति नहीं करने देगी, अपनी मर्जी से गति नहीं करने देगी, बल्कि क्या करेगी, बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को एक अनुशासन में गति करवाएगी। अनुशासन का मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में गति करवाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सिरा प्लस है और ये सिरा क्या है, माइनस है, ठीक है। ये प्लस से जोड़ा है तो प्लस सिरा, ये माइनस से जोड़ा है तो माइनस सिरा मैंने कनेक्ट किया है। अब आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश प्रतिकर्षित होगा, ऋणावेश के कारण प्रतिकर्षण होगा और धनावेश के कारण क्या होगा, आकर्षण होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग इस पॉइंट को। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इस दौरान ये पूरा चालक है, और चालक के अंदर आपको पता है कि ये एक बताओ ये इलेक्ट्रॉन है कौन से, आखिर ये इलेक्ट्रॉन है वो जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि धारा प्रवाह किनके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इनके रास्ते में कुछ धनायन आएंगे, क्योंकि इसके अंदर धनायन भी तो है इस चालक के अंदर, तो धनायन आएंगे तो वो धनायन अपनी जगह स्थिर बैठे हुए हैं, वो तो गति नहीं कर रहे क्योंकि वो नाभिक में है। तो उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन उन धनायनों से टकराते हैं। जैसे ही वो टकराते हैं तो टक्कर होने से उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, उनकी दिशा थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, और टक्कर से उनका जो वेग है वो भी बदल जाता है। जैसे सपोज करो फिर टक्कर के बाद में ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ गया, ठीक है, ऐसे टर्न हो गया, समझ में आ रही बात मेरी। लेकिन ये जाएगा कहाँ, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएगा। ऐसा नहीं कि वापस इधर चला जाएगा, इधर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन इनको प्रतिकर्षित कर रहा है और सामने से ये प्लस जो चिन्ह है इसको आकर्षित कर रहा है, बैटरी का प्लस सिरा आकर्षित कर रहा है, ये धक्का दे रहा है, तो जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर। लेकिन इस प्रकार ये जो जिग जैग इसकी मोशन होगी, जिग जैग मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी गति होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी गति क्यों हो रही है, क्योंकि रास्ते में धनायन आ रहे हैं। तो धनायनों से जैसे ये टक्कर करता है तो हल्का सा उसका पथ है वो मुड़ जाता है, और स्पीड भी हल्की सी चेंज हो जाती है। यहाँ जो स्पीड है वो यहाँ नहीं है, और फिर मान लो सपोज करो यहाँ कोई धनायन आया, टकरा गया, टकरा कर इधर आ गया, समझ में आ रही बात मेरी। इस प्रकार ये जिगजैग गति करता हुआ, टेढ़ी मेढ़ी गति करता हुआ ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति कर रहा है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर
ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। समझ में आ रही है बात मेरी? ये इलेक्ट्रॉन जब इस प्रकार टक्कर करता हुआ गति करेगा तो इसकी स्पीड चेंज होगी बच्चों, ये तो बात मानते हो आप लोग। इसकी स्पीड चेंज होगी क्योंकि टक्कर में वेग बदलेगा। तो यहाँ पर वेग कुछ अलग है, यहाँ पर 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 कुछ अलग है। जब वेग चेंज हो रहा है, यहाँ से इस सिरे से चलकर इस सिरे तक जाएगा तो पता नहीं रास्ते में कितनी टक्कर होगी, कितनी बार वो दिशा बदलेगा और कितनी बार उसका वेग बदलेगा। तो मैं तो यही कहूँ, अगर मोटे रूप में अगर बात करूँ तो वेग लगातार चेंज हो रहा है, और जब लगातार चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर वेग निकालूँ तो मुझे औसत निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? औसत वेग निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात मेरी? और ये जो औसत वेग मैं जो निकालूंगा ना, इस औसत वेग को ही अपवहन, इस औसत वेग को ही क्या कहेंगे? अपवहन वेग कहते हैं, जिसे वी डी से दर्शाते हैं। और इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, कि ऋण सिरे से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों का वेग है। ये किसका वेग है? इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन का ये जो वेग है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जो औसत वेग होता है उसे अपवन वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसलिए इसे डी यहाँ पर सिंबल दिया है। और ये वेग इस तरफ है, यानी वी डी जो डायरेक्शन है अपवन वो वेग इस तरफ है, अपवन वेग इस तरफ है। और इसमें धारा इसके अपोजिट बह रही है। धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहती है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा विपरीत हो रही है, यानी धारा कुछ बाह्य परिपथ में कुछ ऐसी नजर आएगी, प्लस से माइनस की ओर। समझ में आ गई बात मेरी? ये औसत वेग अपवन वेग कहलाता है। तो इसकी मैं परिभाषा बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा बच्चों, ध्यान देना। कैसे? कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र किसने लगाया? इस बैटरी ने। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हुए, किससे टकराते हुए? बीच में ये धनायन है, इन धनायनों से टकराते हुए ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं उस औसत वेग को अपवन वेग कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं नोट कर रहा हूँ। मैंने परिभाषा नोट कर दी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धनायनों से टकराते हुए ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ठीक है, धनायनों से टकराते हुए कौन से सिरे से? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। यहाँ पर ऋण सिरे से, ठीक है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ठीक है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अपवन वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी परिभाषा बन गई। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे आप क्या कहोगे? अपवन वेग कहेंगे। अब देखो इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। नंबर 2 बात, बाह्य विद्युत क्षेत्र होना जरूरी है। दूसरी बात क्या? बाह्य विद्युत क्षेत्र। तीसरी बात, ऋण सिरे से कहाँ जाएंगे? ये धन सिरे की ओर जाएंगे। और ये औसत वेग होगा। कैसा वेग होगा? औसत वेग। क्योंकि जब ये टकराएंगे तो टक्कर के दौरान इनमें वेग में परिवर्तन होगा, कहीं पर वेग ज़्यादा, कहीं पर वेग कम होगा, तो ये औसत वेग कहलाएगा। तो औसत वेग ही अपवन वेग होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस अपवन वेग का फॉर्मूला निकालेंगे। परिभाषा क्लियर हो गई? कई बार तो ये परिभाषा ही पूछी जाती है बच्चों, तो परिभाषा इसको तसल्ली से क्लियर कर लेना। इसमें कौन कौन से शब्द हमने यूज में लिए हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस वेग से जा रहा है, औसत वेग से जा रहा है, उसे अपवन वेग कहेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण गति कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उस पर बल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो मैं इसका एक फॉर्मूला प्रूफ करवाता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रॉन पे गति के कारण बल लगेगा, तो बल लगने से बल जहाँ लगता है तो स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो त्वरित गति होगी। कैसी गति होगी? त्वरित गति, क्योंकि बल
लगता है तभी बल लगता है इसका मतलब गति में त्वरण उत्पन्न हुआ है। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका औसत वेग निकाला है, क्योंकि टक्कर से वेग बदल रहा है, तो वेग बदलेगा तो वहाँ हम औसत लेंगे, और वेग जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ त्वरण उत्पन्न होता है। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ कि माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान का मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, सही लिखा है मैंने यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न त्वरण A है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? F बराबर, इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस क्यू ई वेक्टर लिख सकते हैं ऐसा। पहले चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा तो विपरीत दिशा में लगेगा माइनस क्यू ई, और त्वरण है, द्रव्यमान है, तो बल क्या होता है? F बराबर m में होता है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m a वेक्टर माइनस क्यू की जगह मैं E लिख दूँ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से A वेक्टर का मान आ जाएगा माइनस E अपॉन m E वेक्टर। ठीक है, ये भी एक सूत्र है बच्चों, यह है इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के त्वरण का सूत्र है, ध्यान रखना। माइनस चिन्ह किस बात को बता रहा है? माइनस चिन्ह इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अपोजिट है, वो गति कर रहा है। ठीक है, अपने को वेग निकालना है। अब त्वरण आपके पास आ चुका है और आपको निकालना है वेग। तो वेग निकालने के लिए हम गति के समीकरण यूज में ले सकते हैं, न्यूटन की गति के समीकरण अपने पास होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये मैं मान लेता हूँ कि माना प्रारंभ में मतलब प्रारंभ का मतलब होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र जब उपस्थित नहीं था, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वो प्रारंभिक कंडीशन होगी। ठीक है, प्रारंभ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग मैं मान लेता हूँ u है। ठीक है, तथा चालक को पार करने में लगा समय t है। क्योंकि गति के समीकरण यूज में लेनी है तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि चालक को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, मैंने t समय मान लिया। और प्रारंभ में मतलब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था तो इनकी जो चाल थी वो प्रारंभिक वेग जिसे हम कह सकते हैं वो u मान लिया मैंने, यानी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन अपनी यादृच्छिक गति कर रहे थे u वेग से। ठीक है, तो वो प्रारंभिक वेग मैंने u मान लिया। ठीक है, अपवन वेग तो कब उत्पन्न होता है? जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब अपवन वेग की कंडीशन क्लियर होती है। ठीक है, तो अब हम गति के समीकरण यूज में लें तो आप क्या कहोगे? गति की कौन सी समीकरण यूज में ले सकते हैं? हमने पहली समीकरण यूज में ले, गति की फर्स्ट समीकरण। ठीक है, क्या होती है? v इज इक्वल u प्लस ए टी। इसलिए मैंने ये समीकरण यूज में लिया है। ठीक है, क्योंकि वेग मुझे निकालना है, प्रारंभिक वेग u मान लिया, त्वरण मैं निकाल चुका हूँ, समय को मैंने t मान लिया। ठीक है,
औसत वेग निकालना है तो इस समीकरण का औसत लेना पड़ेगा आपको। औसत लेने पर ये औसत का चिन्ह होता है, ये लो, ये मैंने औसत ले लिया। ठीक है, अब यहां ध्यान देना बच्चों, यहां एक नंबर बात ये कि ये जो औसत वेग है इसको तो मैं कहूंगा vd, अपवन वेग हो जाएगा ये, और जो प्रारंभिक औसत वेग है वो होगा 0। कैसे? क्योंकि शुरुआत में ये प्रारंभिक औसत वेग है, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन अपनी यादृच्छिक गति करते हैं, तो यादृच्छिक गति के कारण जब हम इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। त्वरण का मान आपके पास ये है, हम निकाल चुके हैं, ई वेक्टर। समझ में आई बात मेरी? तो त्वरण यहाँ पर ये फिक्स वैल्यू हो गई, ई का मान फिक्स होता है, एम का मान फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और ई विद्युत क्षेत्र, हमने एक निश्चित विद्युत क्षेत्र लगाया है तो त्वरण यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, और फिर त्वरण तो फिक्स हो जाएगा तो समय का पद मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, समय का पद। तो ये औसत समय, क्योंकि जब टक्कर होगी तो टक्कर में, एक टक्कर में वेग कम होगा, एक टक्कर में वेग ज़्यादा होगा, धनायनों से जब टकराते हुए वो चलेगा तो उसका वेग लगातार चेंज होता जाएगा, तो टाइमिंग भी अंतर आएगा, किसी टक्कर में समय ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। तो जो हमें वेग औसत ले रहे हैं तो समय भी औसत लेना पड़ेगा, और औसत समय को मैं टो से लिखूँगा। किससे लिखूँगा? टो से लिखूँगा, जिसे विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। ठीक है, तो से लिखूंगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है, आपको बस यही समझना है, मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, कि मैंने m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, वो विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उस पर बल लग रहा है, तो त्वरण जो उत्पन्न है वो a मानकर मैंने बल लिया F बराबर -QE। पहले चैप्टर में आता है ना अपनी फिजिक्स में, आवेश पर इलेक्ट्रॉन है तो विपरीत दिशा में बल लगेगा, और F बराबर m में होता है, तो F बराबर m में रख दिया मैंने। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल दिया, -em इंटू ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। इससे एक बात जाहिर हो रही है, क्या? कि इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट उत्पन्न हो रहा है। फिर मैंने ये मान लिया कि मुझे औसत वेग निकालना है, तो वेग निकालकर उसका औसत लेना पड़ेगा, और वेग निकालने के लिए मुझे गति की समीकरण यूज़ में लेनी पड़ेगी। तो मैंने कह दिया कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से गति कर रहे थे, वो वेग u है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस चालक को पार करके एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाते हैं तो t टाइम लगता है। तो गति की समीकरण क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, पहले समीकरण मैंने यूज में ले ली, v बराबर u प्लस ए टी। अब मुझे औसत निकालना है तो मैंने इस समीकरण का दोनों तरफ औसत लिया। अब औसत लूँगा तो यहाँ समझने वाली बात ये है, ये जो औसत समय है, t समय के बाद में ये जो औसत निकल रहा है, औसत वेग निकल रहा है, इस वेग को तो कहेंगे अपवन वेग। ठीक है, और प्रारंभिक वेग का अगर औसत लेंगे, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, तो प्रारंभिक औसत वेग होगा बच्चों 0। समझ में आ रही है बात मेरी? और a कांस्टेंट है फिलहाल हमारी इस कंडीशन के लिए, तो a तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि a की वैल्यू ये है em। अब e का मान फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, द्रव्यमान फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और विद्युत क्षेत्र, फिलहाल हमने विद्युत क्षेत्र, जैसे हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जितने विद्युत क्षेत्र की, जितने वोल्ट की बैटरी है उतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र हमने परमानेंट कर रखा है। तो यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ समय का औसत लेना पड़ेगा, समय का, और समय का जो औसत होगा वो कहलाएगा विश्रांति काल। तो हमारी ये जो समीकरण है उस समीकरण का ये रूप बन जाएगा आगे चलकर। ठीक है, इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये हो जाएगा, v की जगह हो जाएगा vd, क्लियर, बराबर इसका औसत कितना हो गया 0, प्लस a वेक्टर आ गया बच्चों, बाहर आ गया, और समय का औसत क्या हो गया टो। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, समय का औसत क्या ले लिया मैंने, टो ले लिया। तो फिर आगे मैं ये इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को आगे मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूँ नए पेज के ऊपर। कैसे लिखूंगा? ऐसे लिख सकता हूँ, vd के ऊपर वेक्टर चिन्ह लग जाएगा,
तो वी डी वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर टो। ठीक है, अब ए वेक्टर की वैल्यू रख दूं और ए की वैल्यू कितनी है, माइनस ई एम इंटू ई है। तो हमारे पास वी डी क्या आ जाएगा, वी डी बराबर आ जाएगा, मैंने ये वैल्यू रख दी इसकी जगह, माइनस ई एम टो ई वेक्टर। ये लो, ये अपवन वेग का सूत्र आ गया। समझ में आ गई बात मेरी, ये क्या आ गया, अपवन वेग का सूत्र आ गया। इससे फॉर्मूले से ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपवन वेग है वो अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। देखो ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है, विद्युत क्षेत्र के क्या होने वाला है, ये समानुपाती होने वाला है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट होगी। माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को ही तो बताएगा कि अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। कन्फर्म है ये चीज़, वी डी समानुपाती ई है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप इसको व्यापक रूप में लिखोगे ना, व्यापक रूप मतलब इसकी दिशा वगैरह हटाकर आप इसका नॉर्मल फॉर्मूला लिखोगे तो ये बनेगा, परिमाण लोगे ना इसका परिमाण, तो दिशा हट जाएगी। और जब दिशा हट जाएगी तो इस जो प्लस माइनस का चिन्ह है वो भी हट जाएगा। सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह किसको बताता है, दिशा को बताता है। तो ये इसका व्यापक सूत्र आ जाएगा। ठीक है, और व्यापक सूत्र की बात करूं तो वी डी समानुपाती क्या रहा है, ई, यानी अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो साफ सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे उसी स्पीड से वो गति करेंगे बच्चों। ठीक है, ये अपवन वेग का सूत्र हो गया। और आपको इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए मैंने इसके पूरा नोट्स पेपर है वो आप लोगों को तैयार करवा दिया है। ठीक है, थोड़ी सी कटिंग हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप इस टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये अपवन वेग का सूत्र है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही टॉपिक कराऊँगा, ये अपवन वेग का फॉर्मूला। तो इसको तसल्ली से क्लियर करो और इसको तैयार करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब तक देखें जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए बच्चों। और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक इन पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।